हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रेडमार्क ऑनलाइन पर। ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर के साथ हम हाजिर हैं, जिसका नाम है भारत भूगर्भिक संरचना का विकास। भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास। इससे पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर MCQ के रूप में देखा है, और आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको वो पढ़कर। क्या ऑब्जेक्टिव काफ़ी है आपके लिए या फिर उसका सब्जेक्टिव डील करना पड़ेगा। देखिए, मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि आप लोग ने सब्जेक्टिव पढ़ा है किसी बुक से, चाहे लूसेंट से या किसी अन्य बुक से, और अब आप MCQ लगा रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। मैं जो MCQ करवाता हूँ उसमें सारे एग्जाम्स में जो पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सम्मिलित किया रहता हूँ। इसलिए आप जब हमसे MCQ लगा लेते हैं तो और कहीं कोई MCQ देखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए दूसरा चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो पहली बात तो आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का नाम हम लोग कमेंट में हमें बताइए, और साथ ही साथ यह बताइए कि आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। क्या सब्जेक्टिव देना ज़रूरी है या MCQ काफ़ी है। जैसे कि आज के चैप्टर जो कि भारत का भूगर्भिक संरचना का विकास से संबंधित है, ये थोड़ा जटिल चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसका सब्जेक्टिव करवा देता हूं, और सब्जेक्टिव के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या MCQ हमसे बन पा रहे हैं या नहीं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये हमारा रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं, आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं चलो वीडियो बना देते हैं, जिससे हमारे जैसे अन्य छात्रों को भी मदद मिल जाती है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना हो रहा है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, पढ़ाई में हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाए और हम इस काम को और अच्छे तरीके से कर पाएँ, मोटिवेट होते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और हाँ, आपके पास अगर 10, 20, 25 मिनट का समय है तो आप देखें, क्योंकि जटिल मतलब कि सब्जेक्ट है ये। आज का अध्याय जो है भूगर्भिक संरचना, तो एकदम इत्मीनान से बैठ कर देखें। नहीं समय है तो आप बाद में देख सकते हैं, आप स्किप करके चले जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया और पैंथालासा क्या है? देखिए, प्रसिद्ध जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वैगनर ने सन 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड वैगनर ने। अल्फ्रेड वैगनर कहाँ के हैं? जर्मन के हैं, और जर्मन के मौसमविद हैं। ठीक है, इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया 1912 में। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने पैंजिया और उसके चारों ओर एक महासागर का विस्तार था, उसे पैंथालासा कहा। देखिए, इन्होंने कहा कि कार्बोनीफेरस युग जो है इसमें ये पृथ्वी जो है, इसके सारे स्थलखंड जो है ना, ये सारे स्थलखंड जो हैं ये एक साथ जुड़े हुए थे, और इसको इन्होंने पैंजिया कहा। क्या कहा इसे? पैंजिया कहा, सम्मिलित रूप से। हम अभी देखते हैं ना कि महादेश अलग अलग हटे हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सब अलग अलग है। लेकिन कार्बोनीफेरस युग का जो समय था, उस समय सारे स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा गया। पैंजिया कहा, और किसने कहा? अल्फ्रेड वैगनर ने कहा। और इसके चारों तरफ ये जो जलीय भाग है, इसको कहा पैंथालासा कहा। तो जलीय भाग को इन्होंने पैंथालासा कहा और स्थलीय भाग को पैंजिया कहा। कि किसने कहा था? अल्फ्रेड वैगनर ने। और कब ये पैंजिया और पैंथालासा कब थे? तो कार्बोनीफेरस युग में। दोस्तों, ये कार्बोनीफेरस युग, जुरैसिक युग, ये सब हम लोग आगे इसकी चर्चा होती रहेगी अलग अलग समय कालखंड का। तो हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैंने अपने रजिस्टर से पेज ले रखा है इसका, तो देखिए क्या होता है ये। देखिए, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के अंतर्गत पृथ्वी की आयु जो है ना 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु कितना है? 4.6 अरब वर्ष।
अब इतने लंबे टाइम पीरियड को पढ़ना आसान नहीं था। इतने लंबे टाइम पीरियड को अलग अलग मतलब कि खंडों में विभक्त कर दिया गया। कैसे? जैसे हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास को तो हम लोग इतिहास को 3 कालखंडों में बांट कर पढ़ते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और एक होता है आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों ये अलग अलग खंड क्यों बांटे गए? इसलिए कि एक लंबा टाइम पीरियड था, उसमें अलग अलग तरह के जो है सो परिवर्तन हुए, इसलिए उसको जो है टाइम पीरियड में बांट दिया गया। तो पृथ्वी की आयु 4.6 अरब वर्ष है और इसको अलग अलग टाइम पीरियड में बांट कर पढ़ा गया है और इसीलिए ये टाइम पीरियड बनाए गए हैं। तो किस तरह से टाइम पीरियड बनाए गए हैं? तो टाइम पीरियड बनाया गया है, पहले बनाया गया है पहले बनाया गया है इरा या महाकल्प। और पृथ्वी की जो संपूर्ण आयु है उसको 5 महाकल्प में या 5 इरा में बांटा गया है। कितने इरा में बांटा गया है? 5 इरा में बांटा गया है। और फिर उस इरा के अंदर अप्रोच के अंदर पीरियड या कल्प को रखा है। तो इरा की संख्या कितनी है? 5। अप्रोच की संख्या या युग की संख्या 4 है और पीरियड की संख्या यानी कल्प की संख्या जो है 18 है। कितने हैं? 18 है। 18 कल्प में बांटे गए हैं। ठीक है, तो ये 5 इरा के अंदर ही 4 अप्रोच है और 4 अप्रोच के अंदर ही 18 पीरियड है या कल्प है। ठीक है, अब ये पांचों इरा का नाम हम लोग को याद रखना है। पांचों इरा का नाम हम लोग याद रखेंगे, ताकि आगे आसानी हो हमें। तो ये 5 इरा या महाकल्प क्या है? तो पहला है प्री पैलियोजोइक, दूसरा है पैलियोजोइक, तीसरा मेसोजोइक, चौथा सीनोजोइक और पांचवा नियोजोइक। तो देखिए ये टाइम पीरियड है, महाकल्प है। ठीक है, पूरे 4.6 अरब वर्ष को 5 महाकल्प में बांट दिया गया और सबसे पहला महाकल्प का नाम दिया प्री पैलियोजोइक, फिर पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। यानी सबसे बाद का समय है वो है नियोजोइक। अगर हम अभी पूछे कि अभी तो सबसे लेटेस्ट समय चल रहा है ना, तो अभी कौन सा महाकल्प चल रहा है? तो नियोजोइक चल रहा है। कौन सा चल रहा है? नियोजोइक चल रहा है। तो 5 महाकल्प के नाम आपको याद रखने हैं, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। अब प्री पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक, अब इन पांचों महाकल्प को 4 युग में बांटा गया, 4 युग में। तो याद रखिए कि प्री पैलियोजोइक का कोई युग नहीं है। मैंने यहाँ लिख भी रखा है नोट देकर कि प्री पैलियोजोइक का कोई युग नहीं है, क्योंकि युग की संख्या कितनी है? 4। तो अब पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक का युग है। पैलियोजोइक को प्रथम युग कहा गया है, प्रथम युग। ठीक है, मेसोजोइक का द्वितीय युग, सीनोजोइक को तृतीय युग और नियोजोइक को चतुर्थक युग कहा गया। तो अभी जो चल रहा है ना वो चतुर्थक युग चल रहा है। अच्छा, एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है सो एक अलग युग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, है ना। तो अभी कलयुग चल रहा है शायद। तो वो एक धार्मिक मान्यताओं के आधार पर है और ये जो है सो पृथ्वी के आयु के आधार पर है, एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो याद रखेंगे प्री पैलियोजोइक महाकल्प का कोई युग नहीं है। युग स्टार्ट होता है कहाँ से? पैलियोजोइक से। पैलियोजोइक पहला, मेसोजोइक दूसरा, सीनोजोइक तीसरा और नियोजोइक चौथा। लेकिन अगर हम बात करें महाकल्प की तो प्री पैलियोजोइक पहला महाकल्प है और पैलियोजोइक दूसरा महाकल्प है। तो दूसरे महाकल्प में पहला युग आता है ना। और तीसरे महाकल्प में यानी मेसोजोइक में दूसरा युग आता है। इसी तरह से चौथे महाकल्प में तीसरा युग आता है और 5वें महाकल्प में चौथा युग आता है। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और बता देता हूँ। थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा दोस्तों, पहली बार में हार्ड तो लगेगा ही। जैसे प्री पैलियोजोइक महाकल्प, प्री पैलियोजोइक महाकल्प और प्री पैलियोजोइक महाकल्प में कोई युग नहीं है। ठीक है, उसके बाद है
पैलियोजोइक महाकल्प, और ये है प्रथम युग, इसमें है प्रथम युग। उसके बाद मेसोजोइक महाकल्प, और ये है द्वितीयक युग। उसके बाद सीनोजोइक महाकल्प, ये चौथा महाकल्प है ना, और इसमें है तृतीयक युग। और फिर पांचवा महाकल्प है नियोजोइक, नियोजोइक महाकल्प। और नियोजोइक महाकल्प में युग कौन सा आ जाएगा? चतुर्थक युग आ जाएगा। ठीक है, तो आप युग समझ रहे हैं। पहला महाकल्प को छोड़ के बाकी सारे युग आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चौथा। और महाकल्प 5 है, प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक। ये बात आपको याद रहेगा। फिर जो है प्रथम युग में यानी प्री पैलियोजोइक में जो है सो अब अगर हम बात करें पीरियड का, कल्प का, तो प्री पैलियोजोइक में जो है पीरियड मैंने बताया है कितना है? 18। पीरियड की संख्या कितनी है? 18। प्री पैलियोजोइक में 2 पीरियड है, एक आर्कियन युग और दूसरा है प्री कैम्ब्रियन युग। ठीक है दोस्तों, इसी के बाद हम लोग आगे और पढ़ लेंगे। देखिए पैलियोजोइक जो कि कौन सा महाकल्प है? दूसरा महाकल्प है। और दूसरे महाकल्प में, एक मिनट मैं इसको साफ कर लूं। हाँ, दूसरा महाकल्प है पैलियोजोइक। और पैलियोजोइक में जो है सो कौन कौन से कल्प आते हैं? तो कैम्ब्रियन, इससे पहले प्री कैम्ब्रियन था, ये कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोरियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। कार्बोनिफेरस का चर्चा हम लोग अभी कर रहे थे। तो कार्बोनिफेरस क्या है? युग है, युग। और ये किस कल्प में आता है? तो ये कल्प आता है पैलियोजोइक कल्प में। हाँ, इसको बोलते हैं महाकल्प। पैलियोजोइक महाकल्प में कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक महाकल्प में। और पैलियोजोइक महाकल्प का युग कौन सा है? प्रथम युग है, प्रथम युग। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस काल में ही जो है पृथ्वी जो है सो पूरा पृथ्वी जो है स्थलखंड एक साथ जुड़े हुए थे और जलीय भाग एक साथ था। तो ये स्थलखंड जो एक साथ था इसी को कहा गया था पेंजिया, और ये जलीय भाग जो है इसी को कहा गया था पैंथालासा। और ये किसने कहा था? वैगनर महोदय ने कहा था। ठीक है, और आगे के जो महाकल्प हैं उनके जो मतलब कि पीरियड है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो देखिए कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े थे, जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने क्या कहा? पेंजिया कहा। और महासागर, उनके चारों ओर जो महासागर था इसे पैंथालासा कहा। ठीक है, पेंजिया और पैंथालासा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और ये जो है कार्बोनिफेरस युग, इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कार्बोनिफेरस युग क्या है? एक टाइम पीरियड है जो महाकल्प के अंदर जो है पीरियड के रूप में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड। अब देखिए कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर और ट्रियासिक युग तक स्थलखंड पेंजिया का विभाजन हुआ। अब कार्बोनिफेरस युग तक तो हमने बताया कि वैगनर साहब कह रहे हैं कि पूरी पृथ्वी एक साथ थी, स्थलखंड एक साथ था। लेकिन कार्बोनिफेरस युग से क्या होता है? अब ये अलग अलग
विभाजन होना शुरू हो जाता है, बंटना शुरू हो जाता है। अब पृथ्वी जो है अलग अलग होना शुरू हो जाता है और ट्रियासिक युग तक, कार्बोनीफेरस युग से लेकर ट्रियासिक युग तक स्थलखंड यानी कि पेंजिया का विभाजन हुआ और अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। देखिए, ये जो पृथ्वी के ये जो स्थलखंड आपस में बंटने लगे ना, तो आधा क्षेत्र लगभग ऊपर चला गया पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में और आधा क्षेत्र जो है सो नीचे आ गया यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो ऊपर का जो क्षेत्र था ना, उसी को कहा गया था अंगारा लैंड। अंगारा लैंड यानी कि पेंजिया जो उत्तरी मतलब कि उत्तरी गोलार्ध के तरफ बढ़ा उसको अंगारा लैंड कहा गया और पेंजिया का वह भाग जो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ा उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड कहा गया। दोस्तों समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं। अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड के बीच उथला हुआ संकीर्ण महासागर बना जिसे तेथिस सागर कहा गया। तो दोस्तों ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया और ये बीच में जो है बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसे तेथिस सागर कहा गया। तेथिस सागर कहा गया। आगे देखते हैं कि अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो भूखंड आया उसे क्या कहा गया? अंगारा लैंड। तो उत्तरी गोलार्ध से अंगारा लैंड से ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ। हम लोग जानते हैं ना जी कि उत्तरी अमेरिका जो है, उत्तरी अमेरिका ये उत्तरी मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया, यूरोप ये सब उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि अंगारा लैंड से इन भूखंडों का निर्माण हुआ। आगे चलकर जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड विभाजन हुआ। अब क्या है कि ये गोंडवाना लैंड जो था, ये पूरा भूमि का जो टुकड़ा था गोंडवाना लैंड जो नीचे आया था दक्षिणी गोलार्ध में, जुरैसिक युग में क्या हुआ कि इसमें भी विभाजन शुरू हो गया। मतलब ये भी अब टूटने लगा और ये जब टूटा तो इससे क्या बना? दक्षिणी अमेरिका बना। नीचे दक्षिणी अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत ये किसका भाग हो जाएगा? गोंडवाना लैंड का, क्योंकि गोंडवाना लैंड के टूटने से ही ये बन रहा है ना। और कब टूट रहा है भाई प्रायद्वीपीय भारत? कब टूट रहा है गोंडवाना लैंड से? तो ये जुरैसिक युग में। कब? जुरैसिक युग में टूट रहा है। आगे है कि कुछ समय बाद गोंडवाना लैंड से टूटकर प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की ओर प्रवाह होने के कारण हिंद महासागर का क्षेत्र खुला। अब क्या है कि यहाँ पर से जो है, यहाँ पर से इंडिया का ये जो क्षेत्र है ये टूटकर ऊपर बढ़ने लगा और ऊपर बढ़कर जाने के बाद यूरोप और एशिया का जगह जो था, यूरेशिया जो था, उससे जाकर टकराएगा। ये उससे जाकर टकराएगा। ठीक है, और उससे जाकर टकराने की वजह से ही जो है सो हिमालय का निर्माण शुरू हो जाएगा। देखिए किस तरह से ये जो है गोंडवाना लैंड से टूटा है और ये आगे बढ़ा है और यहाँ से जाकर जो है उत्तर की ओर प्रवाह होकर ये यहाँ यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन किसको कहते हैं? यूरेशियन मतलब यूरोप और एशिया या एशियन। तो यूरोपियन और एशियन दोनों को मिलकर बना है यूरेशियन। तो ये आपका यूरोप हो गया, ये आपको एशिया हो गया। तो ये दोनों स्थलखंड ही जुड़ा हुआ है ना, तो इससे जाकर टकरा जाता है, यानी यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। और क्या होता है कि मतलब कि यहाँ पर जो टकराता है ना, तो यहाँ पर जब टकराएगा तो यहाँ पर का जो है तेथिस सागर का में जो है सो बलन पड़ जाएगा और यहाँ पर जो है हिमालय का निर्माण होगा। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर विस्थापन और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण महान हिमालय और उसके पश्चात उस उत्तरी विशाल मैदान का निर्माण हुआ। देखिए जब यूरेशियन प्लेट से टकराता है प्रायद्वीपीय भारत तो हिमालय का निर्माण होता है। अब हिमालय का निर्माण जो होता है तो यहाँ से जो नदियाँ निकलेंगी वो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, बालू बहा कर लाएंगी और बहा कर लाकर यहाँ पे जमा करते जाएंगे। तो यहाँ पर जमा करते जाने से क्या होता है कि हिमालय के गिरिपद में, हिमालय के नीचे जो है सो मिट्टी का जमाव हो जाता है और करोड़ों वर्ष जब ये मिट्टी का जमाव होता है तो यहाँ पे मैदानी भाग का विकास होता है। तो इसीलिए हिमालय के निर्माण के बाद जो नदियाँ मिट्टी बहा कर लाई
उसके जवाब से जो है उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण होता है। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, देखिए हम लोगों ने पढ़ा गोंडवाना लैंड हम लोगों ने पढ़ा, और पढ़ा कि गोंडवाना लैंड जो है सो वह भाग है जो पेंजिया से टूटकर दक्षिण की ओर बढ़ा था, और उसी गोंडवाना लैंड से जो है जुरैसिक युग में टूटकर प्रायद्वीपीय भारत बना, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। ठीक है, भारत का निर्माण हुआ। अब प्रायद्वीपीय भारत जब ये उत्तर की तरफ सरका और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने से जो तेथिस सागर में बलन पड़ा, उससे हिमालय का निर्माण हुआ। और जब हिमालय का निर्माण हो गया तो उससे नदियां जो गाद बहा कर लाई और जमा करते गई, उससे हम किसका निर्माण हुआ? मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सबसे पुराना, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए, भारत की भूगर्भिक संरचना के संदर्भ में पूछा जाए, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मुख्य रूप से, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि कि भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे पुराना जो है स्थलखंड कौन है, तो सबसे पुराना स्थलखंड आपको प्रायद्वीपीय भारत नहीं हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। उसके बाद हिमालय, और उसके बाद जो है मैदान। तो अगर पूछे कि सबसे पुराना कौन है, तो प्रायद्वीपीय भारत। और भारत का सबसे नवीन जो है संरचना भूगर्भिक दृष्टिकोण से कौन सा है, तो मैदान है, भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से शुरू हो रहा है भारत का भूगर्भिक संरचना। देखिए क्या है, किसी भी देश के भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी मिलती है। यानी चट्टानों की प्रकृति, किस तरह की चट्टानें हैं, उसका स्वरूप कैसा है, किन चीज़ों से बना हुआ है, कब बना, ठीक है, उनमें किन किन चीज़ों का, किन किन तत्वों की जो है मतलब प्रधानता है, इन सब बातों की जानकारी हमें भूगर्भिक संरचना से प्राप्त होता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत या पठार, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था, उसके, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अभी बताया था ना, गोंडवाना लैंड से टूटकर ही जो है उत्तर की तरफ ये जाने लगा था प्रायद्वीपीय भारत। उसके बाद हिमालय जिसका निर्माण जो है तृतीय कल्प में हुआ था। अब तृतीय कल्प क्या है, ये आपको मैंने ऊपर दिखाया है, आप वहाँ से इसको देख लेंगे। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? भारतीय और यूरेशियन प्लेट के टक्कर से। प्रायद्वीपीय भारत ऊपर उठ के यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गई और हिमालय का निर्माण हुआ। फिर है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जिसका निर्माण चतुर्थक काल में हुआ था। काल तो हमने पढ़ा है 4 काल और चतुर्थक काल। और चतुर्थक काल कौन से महाकल्प में आएगा, तो 5वें महाकल्प में आएगा, जिसको होलोसीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नियोजोइक कहा जाता है। ठीक है, नियोजोइक कहा जाता है। चलो, तो सबसे नवीन भूगर्भिक संरचना है ये, उत्तर का विशाल मैदान सबसे नवीन भूगर्भिक संरचना है। ये मैंने बताया कि क्योंकि सबसे लास्ट में बन रहा है, हिमालय के द्वारा बहा कर लाए गए गाद से। इसकी उत्पत्ति हिमालय व कुछ दक्षिण भारत की नदियों के अवसादों के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? अब आगे देखिए, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत। अब एक एक करके भारत की जो भूगर्भिक संरचना जिसको 3 भागों में मैंने बांटा, कि प्रायद्वीपीय भारत, फिर हिमालय और फिर उत्तर भारत का मैदान। तो अब एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय भारत, यह प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया के गोंडवाना लैंड का ही भाग है। यह प्राचीनतम स्थलखंड पेंजिया के गोंडवाना लैंड का ही भाग है। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा है। यानी कि ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये तो गोंडवाना लैंड का भाग है ना, और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प के बाद से यह कभी भी समुद्र में नहीं डूबा है। और इसकी औसत ऊंचाई जो है 400 से 900 मीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 400 से 900 मीटर। किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का भाग है। और प्रायद्वीपीय भारत आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिष्ट में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। यानी कि ये जो है ना, प्रायद्वीपीय भारत जो है ना,
ये अत्यधिक इसकी चट्टानें जो है रूपांतरित हो चुकी है किसमें, नीस और शिस्ट में। नीस और शिस्ट में ये बनी थी किससे, आग्नेय चट्टानों से बनी थी, आग्नेय चट्टानों से बनी थी, आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से। लेकिन अब जो है ये अधिकतम नीस व शिस्ट में क्या हो चुका है, रूपांतरित हो चुकी हैं। चलिए अब ये प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है ना, कौन कौन से चट्टानों से बने हैं प्रायद्वीपीय भारत और किस किस काल में ये आया था। मुझे लग रहा है वीडियो लंबा हो गया, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इसे समझा देंगे। आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको अगर थोड़ा समझ रहा है ना, अगर 60% 70% भी समझ रहे हैं तो बहुत समझ रहे हैं, पहली बार में इतना काफ़ी है। आप एक बार और वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी बात समझ में आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, धन्यवाद।